आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन आपका बहुत ही ताबड़तोड़ सेशन होने वाले हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग मैथ पेडागोगी के बारे में बात करेंगे और लगभग 10 से 12 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, इसके साथ जुड़ी हुई जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताएंगे। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि पेपर 1 में आपका मैथ से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पेपर 2 में भी आपका जो जिसका साइंस एंड मैथ है वहाँ आपको मैथ का सेक्शन देखने को मिलेगा। और मैथ में टेट एग्जाम में आपका पेडागोगी भी पूछा जाएगा। तो मैथ का पेडागोगी भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज बता दें आपको कि जब आप एमसीक्यू वाला सीरीज देखेंगे तो आप वहां काउंट करते चलेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा, सो दैट आप अपना असेसमेंट खुद लेते रहे। साथ ही साथ जब हम लोग मैथ पेडागोगी का क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लंबा चौड़ा देखने को मिलेगा, बट उसका जो कॉन्सेप्ट होगा और उसका आंसर होगा वो बहुत ही आसान होगा। बहुत ही आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिडिल स्कूल की गणित शिक्षिका ने चतुर्भुज के प्रकार तथा उनके गुण का विषय पूरा किया। यानी एक मिडिल स्कूल का टीचर है जो कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया, चतुर्भुज के प्रकार और उसके गुण, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मुख्य बिंदुओं के संक्षेपण के दौरान जब वो मेन पॉइंट को समराइज कर रहे थे, उस दौरान एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि एक वर्ग जो है समचतुर्भुज और आयत दोनों है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है कि एक वर्ग समचतुर्भुज और आयत दोनों है, ये स्टेटमेंट किसके तरफ से आया? एक स्टूडेंट की तरफ से आया जब क्लास में चीजों को समराइज कर रहे थे टीचर। अब ज्यामितीय विकास के वेन हेले सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपका। यहां से आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वेन हेले सिद्धांत, तो ज्यामितीय विकास के वेन हेले सिद्धांत के अनुसार छात्र ज्यामितीय तर्क के कौन से स्तर पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको पता होगा कि वेन हेले सिद्धांत होता क्या है। तो उसके लिए भी हम लोग आपके लिए वेन हेले सिद्धांत भी यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं कि वेन हेले सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही शॉर्ट में अगर आपको बात करें तो वेन हेले सिद्धांत एक जियोमेट्री को समझने का सिद्धांत है। ये क्या है? जियोमेट्री को समझने का एक सिद्धांत है जो आपका वेन हेले के तरफ से दिया गया। इसमें टोटल आपका 5 लेवल देखने को मिलता है, बट अगर हम लोग मिडिल स्कूल तक का लेवल देखें तो वहां पर आपको 3 लेवल ही काफी हो जाता है। इसमें पहला लेवल जो होता है वो होता है विजुअलाइजेशन, यानी किसी चीज के बारे में अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। जैसे अभी आप बारिश का दिन है, बट आज अगर बारिश नहीं हो रहा, बट आपके मन में चल रहा होगा कि बरसात का दिन है तो कल इस प्रकार से बारिश हो सकता है। तो जैसे ही आप बारिश को विजुलाइज किए तो आपके दिमाग में क्या आया? बारिश का पूरा विजुअल इफेक्ट आपका दिमाग में आने लगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं विजुलाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दृश्यीकरण या पहचानना। इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग दृश्यीकरण या पहचानना। अब ये इसका यूज आप जियोमेट्री में कहाँ पर होता है? तो जो बच्चे होते हैं शुरुआत में वो क्या कर पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ शेप को पहचान पाते हैं कि हाँ ये कोई शेप है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक शेप ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो शुरुआत में वो ये नहीं बता पाएगा कि ये वर्ग है कि आयत है। शुरुआत में ये विजुलाइज कर पाएगा कि इस टाइप का शेप वो कहाँ कहाँ देखा है। जैसे वो घर के दरवाजे में देखा होगा, खिड़की में देखा होगा, इस जगह में इस टाइप के शेप वो देखा होगा। तो बच्चे इस टाइम क्या कर सकते हैं? आकृति का पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा आपका आकृति है। तो पहला स्टेज जो होता है, विजुलाइजेशन का स्टेज जो होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं? आकृति का पहचान कर सकते हैं और वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला स्टेप समझ में आ गया आपका विजुलाइजेशन का, कि इस टाइम वो शेप का सिर्फ और सिर्फ विजुलाइजेशन कर सकता है, पहचान सकता है आकृति को, और साथ ही साथ उसको वर्गीकृत कर सकता है, यानी कि शेप का क्लासिफिकेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पर डिटेल्स में हम डाले, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिखाया गया कि जो लेवल 0 होता है जिसे हम लोग विजुअलाइजेशन का स्टेप कहते हैं, उस टाइम बच्चे क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ आकृति का पहचान कर सकते हैं और उसका कैटेगराइज करेंगे। ये होता है लेवल 0, जिसे हम लोग विजुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट लेवल इसका आता है एनालिसिस। एनालिसिस को हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्लेषण। यानी कि बच्चे उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जब बच्चे क्या कर पाते हैं? कोई भी शेप को एनालाइज कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, क्या एक आपका वर्ग ड्रॉ कर रहे हैं।
तो इस स्टेज तक आते आते बच्चे ये समझ जाते हैं कि वर्ग उस आकृति को कहते हैं जिसका चारों भुजा बराबर होती है। सर्कल किसे कहते हैं ये समझ में आ जाता है। तो ये जो स्टेज है इसे हम लोग एनालिसिस स्टेज कहते हैं अकॉर्डिंग टू द वैन हेले। और वैन हेले का जो ज्योमेट्रिकल शेप को समझने का थ्योरी दिया गया है बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेवल कितना हो गया, हम लोग लेवल 2 में पहुंच गए। यहाँ पर आपका लेवल 1 देखने को मिलेगा जिसे हम लोग एनालिसिस स्टेज के नाम से जानते हैं। और ये ग्रेड कब से कब तक होता है, ग्रेड 2 क्लास या 3 क्लास तक आते आते बच्चे इस स्टेज में पहुंच जाते हैं। विजुअलाइजेशन वाला स्टेज कौन सा ग्रुप में होता है, जैसे प्री के से 1 या 2 क्लास तक बच्चे क्या हो जाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं चीजों को। अब यहाँ पर आता है एनालिसिस। एनालिसिस में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ शेप यानी शेप का प्रॉपर्टीज वो समझ जाते हैं। अब फिर आता है एक इनफॉर्मल डिडक्शन। कौन सा आता है आपका, इनफॉर्मल डिडक्शन वाला स्टेज आता है जिसे हम लोग लेवल 2 के नाम से जानते हैं। और लेवल 2 को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन मेथड से भी एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो मेथड है इसमें बच्चे डिफरेंट डिफरेंट शेप के बीच प्रॉपर्टीज का रिलेशन बिठाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका बता रहे हैं, जैसे ये क्या आपका आयत है, ये आपका वर्ग है। अब बच्चे इस स्टेज में जब आएंगे तो वो आयत और वर्ग के बीच रिलेशन बिठाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं लेवल 2 का स्टेज है ये। और इसे कौन सा स्टेज है ये आपका है इनफॉर्मल डिडक्शन स्टेज। उसके बाद का जो स्टेज आता है उसे हम लोग डिडक्शन स्टेज के नाम से जानते हैं। डिडक्शन स्टेज में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज का डिडक्टिव सिस्टम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इस स्तर पर बच्चे जो है अधिक जटिल ज्यामितीय कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यूक्लिड का नियम हो गया, ये सारे नियमों को वो समझने लगते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो आता है जिसे हम लोग रिगर स्टेज के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग दृढ़ता, हिंदी में दृढ़ता स्टेज के नाम से भी जानते हैं या कठोरता स्टेज के भी नाम से जानते हैं। इस स्टेज में आपका क्या होगा कि इस स्टेज में बच्चे जो हायर लेवल का ज्योमेट्री को समझने लायक हो जाएंगे। तो क्लास 6 to 8 तक हम लोग कितना लेवल को लेकर चलते हैं, ये जो लेवल 3 गो लेवल कौन कौन सा आपका, पहला हो गया आपका विजुअलाइजेशन, दूसरा हो गया लेवल 1 जिसे हम लोग एनालिसिस कहते हैं, और तीसरा हो गया आपका लेवल 2 एब्स्ट्रैक्शन। क्लास 3 to 8 तक आपका यही खत्म हो जाता है। और फिर हायर लेवल में जब जाते हैं तो हम लोग लेवल 3 लेवल 4 के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आप क्वेश्चन में आएंगे, अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन आप कितना आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक वर्ग जो है वो समचतुर्भुज और आयत दोनों है। यानी कि वो क्या कर पा रहा है, वो प्रॉपर्टीज के बीच रिलेशन बैठा पा रहा है, दो शेप के बीच रिलेशन बैठा पा रहा है, दो शेप के बीच के प्रॉपर्टीज के बीच रिलेशन बैठा पा रहा है। यानी कि वो लेवल 2 में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया वो, लेवल 2। जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे लेवल 2 एब्स्ट्रैक्शन। लेवल 2 जो है आपका यहाँ पर इनफॉर्मल डिडक्शन नाम से भी हम लोग जानते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के बीच रिलेशनशिप बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सीडीपी को लेके चलना है, पेडागोगी को लेके चलना है, समझ के आपको पढ़ना है। जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा सीडीपी वाला पार्ट यानी कि पेडागोगी वाला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर दिए। कैसे किए आप, पहले आप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कॉन्सेप्ट देखे और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दिए। तो यही मेरा भी मोटो है कि आप कॉन्सेप्ट जान ले और कॉन्सेप्ट के बाद आप खुद उसका आंसर दे पाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन यहाँ लंबा चौड़ा आपको दिखेगा बट आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि एक मिडिल स्कूल की गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित परिस्थितियां रखती है। यानी मिडिल स्कूल का कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, जैसे आप लोग जब शिक्षक बनेंगे स्कूल में जाएंगे तो आप लोग क्या स्कूल में पढ़ाएंगे, वहां पर तो स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आप रखेंगे, किसके पास, स्टूडेंट्स के पास रखेंगे, सो दैट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते रहे। तो पहला स्टेटमेंट या पहला सिचुएशन क्या रखा गया, क्या बोले टीचर कि आई डाउट दैट इट विल रेन टुडे, कि मुझे संशय है कि आज बरसात होगी। जैसा आज के क्लास में हम लोग बोल सकते हैं अभी आपको कि अभी क्लास ले रहे हैं, हो सकता है कि शाम में थोड़ा देर बाद बारिश हो जाए। फिर सेकंड स्टेटमेंट ये दिए कि देयर इज ए 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग द टॉस इन टुडेज मैच। कोई मैच हो रहा है, उस मैच में 50-50 चांस है कि इंडिया किस में जीत जाएगा, टॉस में जीत जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड परिस्थिति क्या दिया कि चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल विल गो डाउन, यानी कि इसकी संभावना अधिक है कि पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इस टाइप के डिस्कशन किस चीज में बच्चों को हेल्प करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा। अब आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे और चारों ऑप्शन को बढ़िया से देखेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं।
तो पहला ऑप्शन है कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। इसके माध्यम से आप किस चीज का कॉन्सेप्ट को डेवलप कराना चाहते हैं बच्चे के अंदर? एस्टिमेशन यानी कि संकल्पना, यानी कोई चीज के बारे में एस्टिमेट बनाना। जैसे हम लोग को पिकनिक करने जाते हैं तो एस्टिमेट बनाते हैं कि हाँ यहाँ इतना खर्चा होगा, बस में इतना खर्चा होगा। तो इस चीज से एस्टिमेशन के बारे में जानकारी मिलता है? नहीं मिलता। यहाँ से एस्टिमेशन तो हो नहीं रहा, तो एस्टिमेशन नहीं होगा। सेकंड है आपका इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता की संकल्पना को हम लोग इस टाइप के स्टेटमेंट दे करके हम लोग प्रस्तुत करेंगे। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि हम लोग जब इस टाइप के स्टेटमेंट देते हैं जहां पर क्या रहता है, संभावना व्यक्त करते हैं हम लोग, संशय व्यक्त करते हैं हम लोग, या अपना प्रोडिक्शन व्यक्त करते हैं, तो वहां पर हम लोग किस चीज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हम लोग वहां पर आपका प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले अगर आप जेटेट का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, नोट्स और क्लासेस के माध्यम से, तो आप बैचेस एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ये सारे बैचेस आपका अवेलेबल है एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन घातांकीय संख्याओं का गुणन, यानी कि जो हम लोग घातांक पढ़ाते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर और उसको ऑपरेशन के बारे में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपसे, जस्ट ए मिनट, ठीक है, कि घातांकीय संख्याओं का गुणन, जैसे कि ए एक्स टू दी पावर ए करने हेतु, यानी कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये ए इंटू ए होगा। जैसे कोई भी हम लोग घातांकीय संख्या का गुणा करते हैं तो ए इंटू ए करने हेतु शिक्षक सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिखकर छात्रों को सूत्र पर आधारित अनेक उदाहरण हल करने के लिए कहा था। यानी पहले कोई भी कॉन्सेप्ट को सिखाने से पहले टीचर क्या करते हैं कि सारे फॉर्मूलाज को पहले वो ब्लैक बोर्ड में लिख देता है। जैसे सिंपली समझिए कि हमको अगर ए प्लस बी स्क्वायर का न्यूमेरिकल आपको कराना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए हम, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? फिर बोला जा रहा है कि छात्रों को सूत्र पर आधारित अनेक उदाहरण हल करने के लिए कहा था। फिर हम आपको बोलते हैं कि ठीक है, x प्लस 2y का होल स्क्वायर आप निकाल के दिखाइए, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर निकाल के दिखाइए। तो ये भी क्या है? एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है। तो ये मैथ पढ़ाने का कौन सा टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ये कौन सा टीचिंग मेथोडोलॉजी है जिसमें आप मैथ इसमें बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा मेथड है? तो वैसा मेथड जिसमें हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फिर उससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कौन सा आपका? वो हो जाएगा आपका डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। कौन सा हो जाएगा आपका? निगमनात्मक विधि। और ये जो आपका निगमनात्मक विधि है, इसमें पहले हम लोग बच्चों को फॉर्मूला बताते हैं या कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं, और उसके बाद उस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पर आधारित सिचुएशन रखते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। ये एक पहला मेथड होता है जिसे हम लोग डिडक्टिव मेथड कहते हैं टीचिंग का। दूसरा होता है एक इंडक्टिव मेथड, जिसमें पहले हम लोग क्या बताते हैं? पहले हम लोग सिचुएशन देते हैं, न्यूमेरिकल कराते हैं, और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। बट यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डिडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड के बारे में एक और दो पॉइंट आप याद रखिएगा कि डिडक्टिव मेथड किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो डिडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड ये किसने प्रतिपादित किया था? ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो डिडक्टिव मेथड जो है आपका अरस्तु के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, पेश किया गया था। पहला पॉइंट आप डिडक्टिव मेथड के बारे में याद रखिएगा। और डिडक्टिव मेथड में हम लोग मूव कहाँ से कहाँ करते हैं? तो डिडक्टिव मेथड में हम लोग माइक्रो से मैक्रो की तरफ मूव करते हैं, माइक्रो से मैक्रो की तरफ, माइक्रो से, जस्ट ए मिनट, माइक्रो से मैक्रो की तरफ हम लोग मूव करते हैं। किसमें? हम लोग डिडक्टिव मेथड में। साथ ही साथ इसमें हम लोग अननोन से नोन की ओर जाते हैं। किधर जाते हैं हम लोग? अननोन से। ये भी बार पूछा जाता है कि अननोन टू नोन जाना कौन सा टीचिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट है? तो अननोन टू नोन जब हम लोग जाते हैं तो वो आपका होता है डिडक्टिव मेथड का पार्ट होता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग सामान्य यानी कि जनरल से हम लोग, सामान्य से हम लोग स्पेशल की ओर मूव करते हैं। जनरल टू हम लोग स्पेशल यानी कि विशेष की ओर मूव करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग क्या करते हैं? अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं। इसमें हम लोग अमूर्त से मूर्त की ओर मूव करते हैं। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। यह आपको क्लियर हो गया कि जब हम लोग फॉर्मूला लिखने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसे हम लोग डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सुश्री सरिता कक्षा में डॉट्स या तीरों के साथ एक
डार्ट बोर्ड लाई। क्या लाई? एक डॉट या तीरों के साथ एक डार्ट बोर्ड लाई जिस पर सकेंद्री वृत्त बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इसके माध्यम से पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि एक कार्डबोर्ड लेके आई जहां पर आपका क्या दिखाया गया था, एक वृत्त दिखाया गया था जो सकेंद्री हो। सकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं हम लोग? वैसा दो वृत्त जिसका एक ही सेंटर हो तो हम लोग कहते हैं उसे सकेंद्री वृत्त। तो इस टाइप का कुछ कार्डबोर्ड लेके आई थी और वो किस चीज को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है? तो यहाँ बार ग्राफ पढ़ाने के लिए तो नहीं है, ये सिमिलरिटी ऑफ शेप्स नहीं, प्रोबेबिलिटी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका? फिर परसेंटेज भी है। हाँ, यहाँ पूछा क्या जा रहा है सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर आप क्वेश्चन हम पहले डिटेल्स में नहीं पढ़े, इसलिए बोला जाता है कि सीडीपी में हमेशा क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डॉट्स या तीरों के साथ एक बोर्ड लाई जिस पर सकेंद्री वृत्त बना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इसके माध्यम से पढ़ाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सबसे कम उपयुक्त है। हम लोग डायरेक्ट पढ़ लिए कि सबसे उपयुक्त है, तो सबसे कम उपयुक्त क्या है? तो हम लोग अगर देखेंगे ये डिजाइन को, इस डिजाइन में हम लोग क्या पढ़ा सकते हैं? बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट को इसमें हम लोग पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या पढ़ा सकते हैं? इसमें हम लोग सिमिलरिटी ऑफ शेप्स को दिखा सकते हैं कि कैसे दो सर्कल यहाँ सिमिलर है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ा सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग परसेंटेज को पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, 3 क्वेश्चन अभी तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही ताबड़तोड़, वो है कि इन मैथमेटिक्स जियोजेब्रा क्या है? आप पहली बार सुन रहे होंगे बहुत कोई, बट बहुत कोई अगर बीएड और डीएलएड में बढ़िया से क्लास किए होंगे तो आप जियोजेब्रा के बारे में जरूर सुने होंगे और इसको आप नेट में सर्च भी किए होंगे। तो जियोजेब्रा आखिर होता क्या है? तो जियोजेब्रा जो है आपका वो एक टूल है। क्या है आपका? जियोजेब्रा एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किया जाता है ज्योमेट्री को पढ़ाने के लिए, अलजेब्रा को पढ़ाने के लिए, स्टैटिक्स को पढ़ाने के लिए और कैलकुलस को पढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जियोजेब्रा एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है जिसका यूज ज्यामिति, अलजेब्रा, सांख्यिकी और कैलकुलस को पढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम एक फोटो भी डाले हैं, ये आप देखिए, ये हो गया आपका जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, जिसके हेल्प से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? आप ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं, आप बीजगणित यानी कि अलजेब्रा पढ़ सकते हैं और कैलकुलस आप सिखा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हो, सिखा भी सकते हैं। तो जियोजेब्रा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गया आपको जियोजेब्रा क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो आपका आईसीटी से जुड़ा है। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के डेट में आप जितने भी स्कूल देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है उनमें क्या किया जा रहा है कि आईसीटी को इन्हांसमेंट दिया जा रहा है, यानी कि स्कूल एजुकेशन में आईसीटी को इंक्लूड किया जा रहा है, सो दैट बच्चे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी एक लेवल तक पहुंच सके और बाकी काम वो कर सके, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम काम आप टेक्नोलॉजी के बिना नहीं कर सकते। ये क्लास जो आप कर रहे हैं झारखंड या किसी और स्टेट्स में बैठकर, तो आप कैसे संभव हो पाया? सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से। तो विदाउट टेक्नोलॉजी हम लोग आज के डेट में सोचेंगे कि बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप, तो आप नहीं बढ़ पाइएगा, आपको टेक्नोलॉजी के साथ लेना ही होगा। अब टेक्नोलॉजी का मिसयूज अगर आप कीजिएगा तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा आपका प्रोग्रेस में। बट अगर टेक्नोलॉजी का आप सही यूज करेंगे तो आप बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे बाकी से। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बच्चों को आईसीटी से रूबरू कराएंगे कि आईसीटी क्या होता है, आईसीटी टूल्स क्या है, तो वहां पर आप बच्चों को ये भी बताएंगे कि आईसीटी का डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है, और आप उन डिसएडवांटेज से कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी है, सो दैट बच्चे एक हेल्थी चीजों के साथ आगे बढ़े। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया नेक्स्ट वाला भी कॉन्सेप्ट कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, क्या पूछा जा रहा कि यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति के परिमेय पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है तो निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक को अपनाना चाहिए? अब कोई स्टूडेंट है, क्लास 6 to 8 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जहाँ पर आप हम लोग ज्योमेट्री, प्रमेय, थ्योरम, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। अब कोई स्टूडेंट है, उसको किस चीज में डिफिकल्टी है? जियोमेट्रिकल थ्योरम का यूज करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो उस केस में आप कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे सो दैट बच्चा इजीली चीजों को समझ पाए? पहला है कि विद्यार्थी को दंडित करना, ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव आंसर हो जाएगा।
फिर विद्यार्थी को प्रमेय रटने के लिए कहना, आप रटकर कोई चीज नहीं सिखा सकते हैं। और साथ ही साथ एनईपी 2020 में रॉट मेमोराइजेशन को पूरा का पूरा डिक्लाइन किया गया कि आप स्कूल में बच्चों से क्या नहीं कराएंगे, रॉट मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे, रॉट मेमोराइजेशन मेथड को इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कि आप एक बहुसंवेदी मॉडल यानी कि मल्टी सेंसरी मॉडल किसे कहते हैं कि वैसा टीचिंग एड जिसके हेल्प से बच्चे उसको फील कर सके। जैसे कि आपको बच्चों को ऊंचाई का फील कराना है तो आप वैसा मॉडल लेके जा सकते हैं, इस टाइप का जो 3D वाला मॉडल होता है, जहां पर आप बच्चों को बोलेंगे टच कीजिए, टच करके वो इसको बता पाएगा कि ये क्या आपका किनारा है, ये आपका वार्टेक्स है, ये आपका फलक है, ये आपका फेस है। तो उस टाइप के मॉडल को हम लोग मल्टी सेंसरी मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग देख कर छू कर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो शेप वगैरह है उसको समझ सकते हैं। एंड टीचिंग एड्स टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरियस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। तो यही आंसर हो जाएगा कि हम लोग बहुसंवेदी मॉडल और टीचिंग एड का उपयोग करके ज्योमेट्रिकल थ्योरम को उसको समझने में और उसका एप्लीकेशन कराने में विद्यार्थी को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आप स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं तो आप वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप बताएंगे कि स्कैफोल्डिंग का थ्योरी किसके द्वारा दिया गया। ये हम सीडीपी में आपको पढ़ाया है कि स्कैफोल्डिंग के थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। तो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट कौन सा साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा कि समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई त्रुटियों के बारे में अब मान्य नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि बच्चे जब सीखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एरर करते हैं, त्रुटि करते हैं। तो अगर कोई बच्चा गणित पढ़ रहा है तो कौन सा त्रुटि अब मान्य नहीं है। तो सबसे पहला है कि दे टेल अबाउट स्टूडेंट्स लो आईक्यू। तो स्टूडेंट का लो आईक्यू हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये लो आईक्यू के कारण अगर त्रुटि कर रहा है तो ये त्रुटि आपका मान्य नहीं होगा। बाकी दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, हम लोग जानते हैं कि त्रुटि जो है पार्ट ऑफ लर्निंग है। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, बच्चे क्या हम लोग भी गलती करके ही सीखते हैं और लाइफ लॉन्ग तो ये काम आता है। बहुत बार आप ऐसे देखे होंगे कि आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा चीजों को, जब आप गलती कर लिए होंगे उसके बाद आपको उसको लर्निंग आया होगा। तो एरर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, इस चीज को आप याद रखिएगा कि गलती जो है, त्रुटि जो है वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है आपसे कि ये जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है जिससे गणित शिक्षण को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा को मान लेते हैं कि आपने क्या सिखाया, कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, कोई प्रमेय सिखाया, कोई थ्योरम सिखाया और वो बच्चा उस थ्योरम से रिलेटेड चीजों को गलत कर दिया, तो बच्चा आपके पास जाएगा, आप उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कीजिएगा तो बच्चे उस चीज को समझ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, गलती जो है सीखने का क्या है, एक मूल्यवान स्रोत है। ये भी सही स्टेटमेंट है। फिर स्टेटमेंट था पूछा जा रहा आपसे कि ये अध्यापिका का उसकी कक्षाओं के आयोजन में मार्गदर्शन कर सकती है। अब कोई चीज, कोई कंसेप्ट आप पढ़ाए और आप देख पा रहे हैं कि वहाँ 30 स्टूडेंट था, अब उस 30 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट्स गलती किया, सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स जो है सही बनाया। तो अब गलती वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि मेजोरिटी गलती क्या है। तो उस केस पे मैक्सिमम यही चांस होता है कि आप जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किए पढ़ाते वक्त वो आपका सही नहीं था। तो अब आप क्या कर लेंगे, आप उस चीज को सही कर लेंगे। तो ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दे टेल अबाउट स्टूडेंट्स लो आईक्यू। ये त्रुटि जो है आपका मान्य वैलिड नहीं है, ये एक वैलिड त्रुटि नहीं है। अब आईक्यू सबका अलग अलग हो सकता है, आप ऐसा नहीं बता सकते कि वो गलती आईक्यू के कारण क्या है, उसके पास बुद्धि नहीं है, ये चीज तो आप नहीं बता सकते हैं ना। कोई अगर पूछेगा आपसे कि बच्चा इस मैथ में कमजोर क्यों है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा का आईक्यू कम है। बच्चा का आईक्यू कम हो सकता है बट आपको वो त्रुटि वैलिड त्रुटि नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीएफ 2005 से पूछा गया है और बहुत ही जल्द एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 ये सारे क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वेन एले भी क्लासेस आपको देखने को मिलेगा मैथ में, जहां हम लोग वेन एले के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे विथ नोट्स। जो नोट्स अभी आपको दिखा रहे थे, इसी नोट्स के माध्यम से पूरा का पूरा वेन एले के कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे और एक एक चीज को समझाएंगे कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, एनालिसिस पार्ट जो लेवल 1 है, लेवल 2 क्या होता है विथ एग्जाम्पल विथ डायग्राम। इन सारे चीजों को आपको इस प्रकार से समझाया जाएगा कि अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपका लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ होगा, एनसीई लिखा गया गलती से, ये एनसीएफ होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 में आया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर कंसिडर्ड टू मेक मैथमेटिक्स लर्निंग मोर जॉयफुल। आप एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण को कैसे आप आनंदमयी और इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर बना सकते हैं। पहला है आपके पास कि यूजिंग टेक्स्ट बुक फुल ऑफ कलर्स एंड पिक्चर्स। आप एक ऐसा टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करेंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ कलर और पिक्चर रहेगा, तो उससे आप मैथ को जॉयफुल बना सकते हैं क्या? आपको लगता है? आप थोड़ा सा सोचिए कि जो टेक्स्ट बुक है वो कलरफुल है, पिक्चर डाला हुआ है, तो उससे आप मैथ को जॉयफुल बना सकते हैं? ठीक है, हम देखते हैं, कुछ देर तक तो कर सकते हैं हम लोग, कुछ कुछ पॉजिटिव आ रहा है इससे, तो इसको हम लोग रखते हैं अभी होल्ड में। सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड बोला जा रहा है कि यूजिंग मेनोमिक्स टेक्निक टू हेल्प स्टूडेंट मेमोराइज फॉर्मूला। तो यहाँ मेमोराइज जैसे ही आया, यहाँ पर रॉट मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, ये तो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसे आप सीधा से खारिज कर सकते हैं। ऑप्शन सी है आपके पास कि इंक्लूडिंग फजल स्टोरेज एंड मैथमेटिकल ट्रिक इन एवरीडे लेसन। यानी कि दैनिक पाठ में आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? पहली का इस्तेमाल करेंगे। मैथ जैसे हम लोग पहले सुलझाते हैं ना, तो मैथ में भी आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक आप उठाएंगे क्लास 3, 4, 5, 6, 7 का, तो वहाँ पहली और बूझो नाम का दो लड़का लड़की आपको मिलेगा। अगर आप क्लास एनसीईआरटी का बुक को फॉलो करते हैं तो वहाँ दो लड़का लड़की मिलेगा और वो लोग आपको कुछ ना कुछ पहलियाँ बताते रहता है। तो यही एनसीएफ 2005 के बाद इस चीज को लागू किया गया था। और मैथ की किताब में पहली बार क्या क्या नाम से आया था? पहले उसका नाम क्या था? एक तो बूझो नाम था, हमको याद है। पहली और बूझो दोनों का नाम है, एक लड़की है और एक लड़का है। आज ही आप देखिएगा मैथ की किताब को, तो वहां पर आपको दो कार्टून देखने को मिल जाएगा और दोनों आपस में डिस्कस करता है। तो इसी चीज को लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि हम लोग मैथ के क्लास में जब हम लोग एवरीडे लेसन कराएंगे बच्चों को, आप कोई भी चीज सिखा रहे हैं, आप जैसे आप मान लेते हैं कि आप सिंपल कॉन्सेप्ट की बच्चे ऐड कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, तो वहां पर आप पजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहानी बता करके पढ़ा सकते हैं, इस टाइप के मैथमेटिकल ट्रिक आप डेवलप कर सकते हैं ताकि बच्चे आसानी से सीख सके। एंड ऑप्शन नंबर डी भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है कि यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड रिसोर्सेज एक्सटेंसिवली फॉर टीचिंग। तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बेस्ट आंसर होगा। और एनसीईआरटी इसको फॉलो भी करता है, एनसीईआरटी के बुक में आपको देखने को भी मिलेगा, एनसीईआरटी के मैथ के किताब में आपको ये चीज को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। और इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन अगर अच्छा लग रहा है आपको, सेशन में मजा आ रहा है, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपना व्यू पॉइंट क्या है वो आप रखिएगा, जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि कभी भी कम्युनिकेशन जो है हमेशा टू वे कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रखेंगे तो वहाँ फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि which ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। यानी कि गणितीय निदर्शन का उपयुक्त उदाहरण क्या नहीं है। अब गणितीय निदर्शन यानी कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, ये आपका दिमाग में आ रहा होगा। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है कि हम लोग कोई एक टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग क्या सिखा सकते हैं, मैथ सिखा सकते हैं। बहुत ही बेसिक में अगर बोले तो जैसे अगर आप बच्चों को स्फेयर पढ़ा रहे हैं, गोला पढ़ा रहे हैं, जो आप क्लास 6 to 8 में पढ़ाएंगे, तो वहां पर आप क्या एक बॉल लेकर के जा सकते हैं, फिर उस बॉल को आप चाकू से काट देंगे, तो वहां पर आप हेमिस्फीयर पढ़ा सकते हैं, अर्धगोला पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग का पार्ट होता है। तो जैसे पहला ऑप्शन है कि किसी देश में मानसून की आने की जो है आपका प्रिडिक्टिंग करना, तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग में नहीं आता, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, बट मॉडलिंग का पार्ट नहीं है। दूसरा है आपका कि यूजिंग ए मॉडल ऑफ सॉलिड क्यूब टू एक्सप्लेन अबाउट इट फेसेस एंड एजेस। आप एक सॉलिड क्यूब का इस्तेमाल करेंगे किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए? आप बच्चों को फेस के बारे में यानी कि फलक के बारे में और किनारे के बारे में सिखाने के लिए। और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निदर्शन का उपयुक्त उदाहरण नहीं है, ये नोट लिखा हुआ। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग का कौन सा जो है एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा एग्जाम्पल है नहीं, कौन सा नहीं है मैथमेटिकल मॉडलिंग का। तो इसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है।
इससे भी पहले हम बताएं कि एनईपी 2020 में भी आईसीटी को जोड़ दिया गया। उसके साथ साथ एनसीएफ 2005 जो आया था उसमें भी आईसीटी को जोड़ दिया गया था कि आईसीटी को क्या करना है, स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड करना है। अब बहुत सारे स्कूल में आईसीटी प्रोजेक्ट भी एक आया था जिसमें स्कूल में क्या लगाया गया था, कंप्यूटर लगाया गया था, सो दैट बच्चे कंप्यूटर साक्षर बन सके, जिसे हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से जानते हैं। तो कौन सा जो है आपका गणित शिक्षण में आईसीटी को शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो आईसीटी को शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला पूछा जा रहा है आपसे कि शोइंग पावर पॉइंट स्लाइड विथ फॉर्मूला एंड फिगर, कि आप पावर पॉइंट स्लाइड दिखाएंगे फॉर्मूला और फिगर को शामिल करके, तो ये नहीं हो सकता। यूजिंग इंटरनेट वीडियोज टू शो द मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चन टू स्टूडेंट, ये भी नहीं है आपका। यूजिंग मैथमेटिक्स स्पेसिफिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, या मैथ टीचिंग की बात हो रहा है, इसलिए आपका ये दोनों गलत आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप कि ये मैथ टीचिंग के बारे में बात किया जा रहा है। तो स्पेसिफिक कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक जियोजेब्रा, अदर सिमुलेशन टूल पढ़ाने के लिए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये हम लोग आईसीटी को इंक्लूड करने का बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग मूव करें ऊपर वाला क्वेश्चन की तरफ, तो ऊपर वाला क्वेश्चन में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के मिसमैच हुआ। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ था, ये पहले हम लोग यहाँ पर नहीं देखे। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कि कौन सा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है किसका, मैथमेटिकल मॉडलिंग का। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ये जो आपका एग्जाम्पल है जो दिया हुआ कि जिसमें हम लोग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे सॉलिड क्यूब के हेल्प से, ये आपका एग्जाम्पल नहीं है। बाकी प्रिडिक्ट करना मानसून का, और इसके साथ ही साथ एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर कितना ब्लड हो सकता है इसका आकलन करना, साथ ही साथ एक ऐसे स्थान पर किसी नदी की गहराई और चौड़ाई ज्ञात करना जहां पहुंचा नहीं जा सकता, ये सारा आपका क्या मैथमेटिकल मॉडलिंग का पार्ट है। बट ऑप्शन नंबर बी आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कौन सा मैथमेटिकल मॉडलिंग का पार्ट नहीं है। तो अभी तक कितना आंसर सही हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और सबसे अंत में हम लोग बताते हैं जेटेड कोर्स के बारे में। अगर आप कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर पेपर 1 का कोर्स अवेलेबल है, पेपर 2 का कोर्सेस अवेलेबल है, साथ ही इन सारे कोर्सेस का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स एक्सेस करते हैं तो फिर आप टेस्ट सीरीज मत एक्सेस कीजिएगा, क्योंकि कोर्स में सारा माल चीज आपका शामिल है। क्लास शामिल है, आपका नोट्स शामिल है और टेस्ट सीरीज तीनों शामिल है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से हम लोग टेस्ट सीरीज का भी बैचेस लॉन्च किए हैं, टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज ही मिलेगा। 15 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद हम लोग वेन एले का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि वेन एले वाला कॉन्सेप्ट का वीडियो लेकर आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ वेन एले वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको चाहिए। इसके साथ साथ और भी अगर कुछ टॉपिक अगर आप वीडियो चाहिए आपको, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको। आपको कोई टॉपिक पर दिक्कत है उस टॉपिक पर भी हम लोग आपको वीडियो बना के देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आज का सेशन बहुत ही जानदार रहा, पढ़ाने में भी मजा आया और आपको पढ़ने में भी मजा आया होगा। तो जब इस टाइप से आप करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर नॉलेज में इन्हांसमेंट हो रहा है। जो एनईपी 2020 को अगर आप समझ गए होंगे तो आप मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या कंपोनेंट आपको ऐड करना है, सो दैट बच्चे और बेहतर सीख सकते हैं, तो इसको आप आगे लंबे समय तक ले जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।